तो भाई साहब, जो टैक्स महसूलात के नंबर्स हैं 5 माह में 37% का इजाफा है। अब ज़ाहिर एक बात ये की जा रही है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनका रेशो और कम हो गया है, 33% पर पहुंच गए हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि इंपोर्ट स्टेज की वजह से ये सारा का सारा हो रहा है। आप इस पर लिख भी चुके हैं पहले। इस दफ़ा आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ बेहतर टैक्स कलेक्शन है क्योंकि इनकम टैक्सेस में भी इजाफा हुआ है? देखिए, टैक्स की कलेक्शन में कंपैरेटिवली बेहतरी हुई है, इसको हमें एडमिट करना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस की डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं, और मगर डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल हैं। तो हमें अगर एग्जैक्ट कंपोजिशन मिल जाए कि वो डायरेक्ट टैक्सेस जो इनकम बेस्ड हैं, यानी कि जो एडवांस टैक्सेस होते हैं इंपोर्ट की स्टेज पे भी, उनको भी हटा के जो इनकम बेस्ड टैक्सेस, जो इनकम बेस्ड टैक्सेस हैं, अगर उसमें एक 37% इंक्रीज है तो ये एक बहुत ही क्रेडिबल काम है। क्योंकि मेरा तखमीमा ये है कि शायद उसमें वो इंक्रीज वो परसेंटेज की नहीं है। ये जो डायरेक्ट टैक्सेस में भी जो इंक्रीज़ आ रही है, हो सकता है कि वो, मेरे पास फिगर्स नहीं है, हो सकता है वो इंक्रीज़ भी इन्फ्लेशन की और इंपोर्ट स्टेज टैक्सेस की हो, क्योंकि उसमें भी शामिल है वो टैक्सेस। अच्छा, हुकूमत ने अग्रेसिव टारगेट रखा था 5800, जी वो हो जाएगा, और IMF ने कहा 6100 करें, और हुकूमत अभी अपने टारगेट से जो 5 माह में 298 अरब रुपए ऊपर है, यानी 6100 को भी सेटिस्फाई करते नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ से इंपोर्ट कुछ कम होती हैं तो आपको लगता है कुछ इंपैक्ट आएगा? क्योंकि ज़ाहिर है इंपोर्ट भी बढ़ी है और रुपया भी गिरा है, तो रुपये में कलेक्शन ज़्यादा हो रही है। वो मैं कह रहा हूँ ना, इंपोर्ट भी बढ़ी और रुपया भी बहुत तेज़ी से गिर गया, तो वो उसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ गया। ठीक है ना। अब अगर हम कहते हैं कि हम इंपोर्ट को कर्टेल करेंगे तो ऑब्वियसली रेवेन्यू नीचे आएगा, मगर रुपए का तो अभी पोजीशन वही तकरीबन वही चल रही है। अब जो प्रॉब्लम आए वो देखिए, इंपोर्ट भी सवाल है कि हम कितना रिड्यूस कर सकेंगे। तो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा रिडक्शन की हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। 3-4 बिलियन से ज़्यादा, 4 बिलियन से ज़्यादा हम इंपोर्ट रिडक्शन नहीं कर सकेंगे। हम 70 के आसपास की इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, सालाना 3 से 4 अरब डॉलर से ज़्यादा का आप कह रहे हैं इम्पैक्ट नहीं आएगा? नहीं, मेरा मकसद अगर 70 के आसपास करते हैं तो ज़ाहिर बजट 153 रुपए पे बनाया था, अब 176 रुपए पर अगर रुपया है तो कम से कम टैक्स की हद तक एक इत्मीनान होगा। टैक्स के तो आपका काम पूरा हो गया ना। 17 रुपए का तो वैसे ही बेनिफिट मिल गया ना आपको। 153 पे आपने बनाया था, और अगर 175 हो रहा है तो ये तो 22 रुपए का तो वैसे ही आपको फर्क मिल गया ना। 22 रुपए का फर्क तो वैसे ही मिल रहा है। ये नहीं होना चाहिए था, मगर अब है, मगर टैक्स पॉइंट व्यू से अच्छा हो जाता है वैसे। मगर हुकूमत सिर्फ यही नहीं है कि इंपोर्ट के लेवल पर ये टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, इकदाम भी कर रहे हैं। जो रियल एस्टेट डीलिंग्स हैं उनको बाकायदा तौर पर जितने भी डीलर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। नो योर क्लाइंट उनकी एक जिम्मेदारी है, नो योर कस्टमर की, और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी FBR को देंगे, क्योंकि हमारा रियल एस्टेट भी बहुत ज़्यादा इस तरीके से ग्रे एरिया में ऑपरेट करता है। आप समझते हैं ये एक अच्छा कदम है? देखो, जहाँ से बात बड़ी दुख भरी ये है कि ये काम हम अपने लिए नहीं कर रहे, FATF को कंप्लाई करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। अब मेरा सवाल, मैं मार्केट को जानता हूँ और मैं रियल एस्टेट का मैंने ही सबसे पहले रियल एस्टेट को टच किया था। सवाल ये है कि क्या रियल एस्टेट के अंदर जो नो योर कस्टमर है वो तो आपने कर लिया, उस कस्टमर के पास वाइट पैसा कितना है? अगर वो कस्टमर आपके पास आ रहा है और वो कह रहा है कि मेरे पास 2 करोड़ वाइट है और 1 करोड़ नॉन वाइट है, या तो ये दो चीज़ें हमें सेटल करनी पड़ेंगी। देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि रियल एस्टेट की मार्केट को हम किस तरह लेकर जाएं डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में। मैं उसी वक्त, आपको याद है मेरे ज़माने में मैंने किया था, मैंने वैल्यूएशन को बढ़ा दिया था, अगर आपको याद है। वैल्यूएशन भी बढ़ा रहे हैं तो आपको वैल्यूएशन बढ़ानी पड़ेगी, मगर ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। आपको नो योर कस्टमर तो बिल्कुल ठीक है, मगर जो बाकी वाले पैसे हैं जो वो दे रहा है वो कहाँ से देगा, उसका ट्रेल क्या होगा, वो फिर आके आपको देखना पड़ेगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी ट्रेडर दे देता है, अब आप ये कह रहे हैं कि उसको कैसे पता चलेगा कि ये वाइट है या नहीं है? मगर अगर ट्रेडर ये सारी इन्फॉर्मेशन FBR को देता है तो कम से कम FBR तो देख सकता है कि वाइट है, नहीं है, मेरा सवाल कुछ और होगा। जिससे डॉक्यूमेंटेशन। मेरा सवाल ये है कि क्या आज रियल एस्टेट में जो बायर हैं वो देने को तैयार हैं? क्या इसकी वजह से पूरा इकोनॉमी का रियल एस्टेट सेक्टर नीचे नहीं बैठ जाएगा? मतलब अगर देने को तैयार नहीं है तो फिर ना खरीदें। अब एक सेक्टर बैठ जाएगा तो उसको कैसे एक ब्लैक और फिर FATF के। मैं तो वो आदमी हूँ जिसने ये बात सारी की थी। बार एमनेस्टियां दी गई हैं लोगों को। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो एग्री कर रहा हूँ करें, मगर अब सवाल ये है कि ये नहीं हो कि हम ये करें और ये इम्प्लीमेंट नहीं हो। देखो, हमारा मसला क्या होता है, हम लॉ लाते हैं फिर हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। एक तरफ आप कैश इकोनॉमी को हाथ नहीं डाल पा रहे, फिर आप रियल एस्टेट को उसको आप चोक कर रहे हैं, उसकी यूटिलाइजेशन को, तो फिर वो पैसा जो उसने अनटैक्स कमाया है कारोबार से, वो उसको कहाँ प्लेस करेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि पाकिस्तान में रियल एस्टेट पार्किंग लॉट है अनटैक्स मनी की, और ये नहीं होनी चाहिए, 100% नहीं होनी चाहिए। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इनको इतनी लंबी एमनेस्टी स्कीम थी, जिसने डिक्लेयर करना है करे, नए प्रोजेक्ट अनाउंस करना है करे। अब उसके बाद हुकूमत अगर कुछ इकदाम कर रही है तो ये मैं आपसे टोटली एग्री कर रहा हूँ, मगर मुझे ये बताइए कि क्या अगले साल से सारे ट्रेडर कारोबार में डॉक्यूमेंट करेंगे, तो वो जो पैसा आउट ऑफ बुक कमा रहे हैं वो क्या करेंगे? सवाल तो ये है ना।
जवाब दें वो, क्योंकि उन्होंने नहीं एमनेस्टी अवेल नहीं की ना। नहीं, जब तक रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं होगी, वो पैसा कमाने का रास्ता बंद नहीं होगा, तो यूटिलाइजेशन का मसला। देखिए ना आप, ये तो इसी तरीके से घूमता रहेगा। मैं ये एग्री कर रहा हूँ, 100% एग्री कर रहा हूँ। तो आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम और डॉक्यूमेंटेशन लाना पड़ेगा। ये आप लाएंगे, ये भी नहीं हो पाएगा। ये इसमें नहीं हो पाएगा, इसलिए कि चलो डिक्लेरेशन हो गई ना जी, वो तो हो गई 2018 तक की, 19 तक की। अब मैंने 2020 में जो पैसे कमाए, मैंने 2021 में जो पैसे कमाए, वो पैसे मेरे पास ब्लैक में पड़े हुए हैं ना, मैं तो उस पर टैक्स देना। अगर यही आदत पड़ी हुई है कि आइंदा जब एमनेस्टी आएगी तो इस पे मुझे प्रॉफिट ना बताने के लिए उसको डिक्लेयर ना करने के। सबसे बड़ा प्रोपोनेंट हूं ना पाकिस्तान का, मगर जो आपने आज मुजाहिरा देख लिया ना, पीओएस का मुजाहिरा देख लिया ना, रिटेलर की रजिस्ट्रेशन कितनी कर सके हम कितनी रजिस्ट्रेशन कर सके रिटेलर्स की, CNI कार्ड हम क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर सके। मैं ये कह रहा हूँ, इसका जो बैक फ्लो है वो भी तो देखें ना, कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, जिससे प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। तो ये मेरा सिर्फ कहना गवर्नमेंट को ये है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम लाना पड़ेगा, जिसमें सारे एंड्स को साथ साथ आपको लिंक करना है।